अकाउंट आज की क्लास में हम लोग अकाउंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ऐसे पेपर जो हम कभी भी बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का काम करते हैं तो उसमें उसका यूज़ किया जाता है। जैसे परचेज करते हैं तो हमें एक बिल मिलता है, सेल्स करते हैं तो हम कस्टमर्स को बिल देते हैं, बिजली का भी हमारे पास बिल होता है, हाउस बिल होता है, स्टेशनरी खरीदते हैं तो बिल मिलता है। बहुत सी जगह से नहीं भी मिलता है, तो नहीं मिलता है तो उसे खुद से बनाना पड़ता है, उसको डेबिट वाउचर कहते हैं। मतलब दो तरह के बिल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स। एक एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होते हैं। इसके पहले भी कोई कहीं जिक्र हाँ। हुआ था। जिस बिल का संबंध संस्था से भी हो और किसी बाहरी व्यक्ति से भी हो। जैसे आप कस्टमर को बेचेंगे सामान तो बिल बनाएंगे, तो आप हो गए और एक कस्टमर हो गया, दो लोगों के बीच में हो गया, तो कस्टमर कैसा व्यक्ति हो गया? एक्सटर्नल हो गया। अगर आप सामान खरीदेंगे तो बिल मिलेगा, तो एक आप हो गए जो सामान खरीद रहे हैं, एक जो बिल आपको दे रहा है, तो वो एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल का मतलब इसमें आपकी संस्था और कोई बाहर का व्यक्ति है, दो लोग हैं। और इंटरनल का मतलब जो भी लेन देन हो रहा है ना, वो संस्था के अंदर ही हो रहा है। जैसे संस्था है और अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, या कोई रिपेयरिंग का काम कर रही है, कुछ खराब हो गया उसको बनवा रही है, तो इन दोनों का बिल है नहीं, तो इसका बिल हमें बनाना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। क्या बोलते हैं? और जो बिल हम बाहरी व्यक्तियों से जुड़ा होता है उसमें आपका इनवाइस होता है, पेमेंट होता है, जैसे कि रिसिप्ट, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका भी रिसिप्ट होता है। सर ये जो सुनता है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे संस्था में कोई भी चीज हो रहा है, जैसे सैलरी हो गया, रिपेयरिंग हो गया, अदर भी चीजें जो संस्था की खाना पीना पानी ये सारी चीजें जो आती है ये सब इसी में रहेगा। सब इसी में, जिसका बिल ना हो आपके पास। जैसे अगर आप नाश्ता पानी की बात कर रहे हैं, अपने स्टाफ पे खर्च कर रहे हैं, तो आपने करा 500 रुपया खर्च करा स्टाफ के ऊपर नाश्ते पानी पे, तो कोई बिल है आपके पास? कितना समोसा मंगाया, कितना कोल्ड ड्रिंक मंगाया, क्या क्या मंगा के खिलाया, कुछ है आपके पास बिल? चाय वाले ने दिया, समोसे वाले ने दिया, नहीं दिया, तो खर्चा तो हुआ ना, लेकिन बिल आपके पास। तो बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के अकाउंटिंग नहीं होती। तो जिसका बिल नहीं है उसका पहले हमें बिल तो प्रूफ हो जाएगा। तो सर आप खुद बनाएंगे ना? खुद बनाएंगे। तो उसमें तो कम बेसी भी करके लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इंटरनल वाउचर में ही मैनिपुलेशन होता है, लोग बदलाव करते हैं। मतलब अपना खर्चा दिखाना हुआ तो खूब सारा डेबिट वाउचर बनाते हैं। मान लीजिए 500 का खर्च हुआ, 1000 रुपया दिखा दिया। अब एक सीमा से अधिक दिखाएंगे अगर तो डाउट होता है, क्योंकि जो चेक करता है वो सीए होता है, ऑडिटर होता है। वो तो समझता है ना कि किसी एक्सपेंस को कितना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सकता है। एक चीज़ और होती है कि आपकी संस्था कितनी बड़ी है। छोटी संस्था है तो एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए? छोटा ही तो होना चाहिए ना।
अगर आपके यहाँ 5 लोग काम करते हैं और चाय पानी नाश्ता पर 3,000 रोज दिखाएंगे तो फिर ये होगा ना कि गलती कर रहे हैं आप। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो 1,000-500 का दिखा सकते हैं। मतलब एक कंपनी का जो जनरल एक्सपेंस है, दूसरी कंपनी का जो जनरल एक्सपेंस है, वो सेम तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी का साइज अलग है, छोटा बड़ा है, इनकम कम ज़्यादा है। कहने का मतलब जिसका हमारे पास बिल है वो जनरली किसका होता है? एक्सटर्नल का। लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन, मतलब पैसे में लेन देन, ऐसे भी होते हैं जिनका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। तो उसका अकाउंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बिजनेस में खर्चा अगर हुआ है तो आप क्या करिए, उसका पेपर प्रिपेयर, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए। तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, और जो हम खुद से बनाते हैं उसी का नाम डेबिट वाउचर होता है। क्या क्या एक बिजनेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, पेपर क्या क्या यूज होते हैं, वही इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले आप इंक्वायरी करते हैं। कुछ भी खरीदना हो तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी दो तरीके से होती है, एक फिजिकल, एक ऑनलाइन, जिसे आप डिजिटल भी कह सकते हैं। तो ऑनलाइन का सब जमाना तो अभी 3 सालों से आया है ना, इससे पहले कैसे होता था? ऐसे ही होता था, और जब से जमाना था तब से ऑनलाइन हो रहा था। क्योंकि ऑनलाइन का भी तो टाइम धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी दिन हो गया है ऑनलाइन। अगर मोबाइल की बात करें तो 1995 से है, तो 25-30 साल का समय हो गया है। अगर हम इसको कम भी कर दें तो 20-22 साल पीछे तक चीज़ें हैं ऑनलाइन फॉर्म में, और 20 साल काफ़ी समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। तो फिजिकल फॉर्म में क्या है, आप कब जाते हैं? जब आपको क्वांटिटी कम खरीदना हो, जैसे कम सामान खरीदना हो तो दुकान पर खुद ही क्या करेंगे, विजिट करेंगे और जाके इंक्वायरी करेंगे। और अगर ऑनलाइन खरीदना है तो आप ना थोड़ा नहीं खरीदेंगे, फिर बल्क यानी ह्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदना है तो ऑनलाइन जाएंगे। उसको बोलते हैं टेंडर। टेंडर के जरिए काम करेंगे, टेंडर भरते हैं। सपोज आपको 50 पीस मोबाइल चाहिए, ठीक है, 50 पीस खरीदना है मोबाइल। तो आप जाएंगे दुकानदार के पास, ए के पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे, सी के पास जाएंगे। मतलब खरीदने से पहले क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो इन्होंने कहा हम 9,900 में दे देंगे एक मोबाइल, इन्होंने कहा हम 10,000 में देंगे, इन्होंने कहा हम 10,100 में आपको देंगे। तीनों ही मोबाइल सैमसंग का है, तीनों पर MRP लिखा हुआ है 11,000। वो भी किया है, हाँ वही वाला है, वही वाला है, उतना ही 11,000 का है। अब आप सोचिए कि अगर आप सबसे सस्ता दे रहा है ये, तो ये सोचेंगे आप यहीं से खरीदें। लेकिन हो सकता है ये आपको प्रॉपर बिल देता हो, ना देता हो प्रॉपर बिल, ये वाला देता हो। मतलब यहाँ सस्ता तो पड़ रहा है लेकिन प्रॉपर बिल आपको, नहीं मिल रहा तो आप यहाँ जाएंगे सोचेंगे यहीं से लेते हैं। इसके यहाँ क्या है कि सामान वही है, बिल भी मिल रहा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है, और ये कैश में देता है पैसा। मतलब खरीदेंगे ना तो 9,900 कैश में देगा। ये कह रहा हम 50% कैश में दे देंगे
और 50% आप जो है ना ऑनलाइन, क्या मतलब पीडीसी चेक 1 महीने बाद दे दीजिएगा पेमेंट, आधा आधी अभी दे दीजिए आधा। और ये कह रहा है इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 महीने में हमको थोड़ा थोड़ा करके। तो कई बार ना ये वाला आदमी खरीद लेता है, सर्विस अच्छी है, टाइम मिल रहा है, क्रेडिट टाइम, कि आप पैसा जो है, ऐसा नहीं है कि आदमी सामान वहीं से खरीदता है जो सस्ता देता है। सामान खरीदने से पहले सस्ता है वो एक चीज़ हो गया, और भी चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ पैसा देख के सामान नहीं खरीदा जाता। सर्विस देखी जाती है, कुछ मटेरियल क्या है। हाँ, तो आपने तीनों जगह का बिल लिया, तो जो दुकानदार है आपको देगा कोटेशन। जो दुकानदार है ना, ए भी क्या देगा कोटेशन, बी भी आपको क्या देगा, सी भी। तो 3 कोटेशन है आपके पास, आप घर ले जाइए, समझिए कहाँ से खरीदना है, जहाँ आपको ठीक लगे उसको क्या करिए, ऑर्डर कर दीजिए। जब ऑर्डर करेंगे आप तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। आपने फाइनल किया इसको, बी को, तीनों का बिल था आपके पास, घर गए, समझा किससे खरीदें, तो आपको समझ में क्या आया, तो बी को ऑर्डर कर दीजिए। बी को ऑर्डर करेंगे आपके पास सामान आ जाएगा। तो पहले क्या किया आपने, तो दुकानदार ने आपको क्या दिया, फिर हमने उस कोटेशन के आधार पर उसको क्या दिया। ये देखिए, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले आप इंक्वायरी करते हैं, फिर दुकानदार आपकी नीड के हिसाब से, कोटेशन एक तरह का विवरण है, ये खरीदने बेचने का नहीं है, जानकारी साझा करने का। तो कोटेशन दे रहा है। एक बार फिजिकल सर और ऑप्शनल बता दीजिएगा क्या। हाँ वो बता रहा हूँ, ये तो फिजिकल है, आप खुद दुकान पे गए, जी जी। क्वांटिटी 50 पीस थी, तो आपने कहा दुकानदार से ही ले लेते हैं, बड़े दुकानदार से ले लेते हैं, मिल जाएगा। तो 3 जगह गए, और जहाँ ठीक लगा वो कोटेशन जिसका अच्छा लगा उसी को आपने ऑर्डर कर दिया। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे दुकानदार रजिस्टर्ड होते हैं, टेंडर सबको नहीं मिलता, टेंडर के लिए एक मानक होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है, टर्नओवर होता है, आपकी संस्था जो है प्रॉपर कंपनी लॉ या किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड होती है, जीएसटी नंबर होता है। तो आपका बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है, एक्स है, वाई है, और 3 कंपनियों ने टेंडर भरा। क्यों, क्योंकि लिखा था कि हमको 1000 पीस जो है ना मोबाइल चाहिए, तो वो तो ऑफलाइन में संभव नहीं था, और मिलता भी तो आपको सस्ता नहीं पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा मोबाइल खरीदना था, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन फॉर्म भरा, फॉर्म भरा, उसको बोलते हैं टेंडर, टेंडर भरा कि हमें कितना चाहिए, 1000 पीस मोबाइल चाहिए। तो एक्स ने कहा हम एक मोबाइल 9800 में दे देंगे। सर ये मतलब जैसे कि वो लोग अपना रेट डालेगा। हाँ, सब लोग अपना रेट डालेगा। ये 3 लोगों ने रेट डाल दिया, फॉर्म फिल कर दिया। एक क्या कह रहा है कि हम 9800 में एक मोबाइल देंगे, दूसरा कह रहा है 9850 का पड़ेगा, तीसरा कह रहा है हम 9750 में ही आपको एक मोबाइल। अब ऑर्डर जो है, जिसका प्राइस सबसे कम होगा, लोवेस्ट, उसी को ऑर्डर चला जाता है। टेंडर हमेशा उसके नाम से पास होता है जो सबसे कम रेट में कोट करता है, ये रूल है। जैसे एक चक्रोड बनवानी है, रोड बनवानी है, तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं, टेंडर भरते हैं। गवर्नमेंट ने नोटिस निकाल दिया कि 1 किलोमीटर की हमें चक्रोड बनवानी है, 15 लाख रुपए बजट, फिर पास हुआ।
तो जितने ठेकेदार हैं जाके टेंडर भरेंगे, तो एक कह रहा है कि 9,80,000 में हम बना देंगे, एक कह रहा है कि 8,90,000 में बना देंगे, गवर्नमेंट उसी को सिलेक्ट करेगी जिसका कम होगा। वो क्या बनाए वो? अब नहीं, बनाना वही पड़ेगा जो स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें लिखा रहेगा कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, होगी तब जब सिस्टम में सब लोग एक दूसरे से, इंजीनियर है जो पास कर रहा है वो भी पैसे लेके पास कर रहा है कि नहीं काम आपने अच्छा करा है, काम उसने खराब करा है, ख्याल रखिए। तो आप उनका ख्याल रखेंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे, तो वैसे होते ही रहेगा। लेकिन रूल यही है, टेंडर हमेशा उसके नाम से पास होता है, और एक बिडिंग होता है, जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों का बोली लगती है, उसमें हाईएस्ट होता है कि जो सबसे ज्यादा रेट बोलेगा प्लेयर उसकी टीम से खेलेगा, तो वो बिडिंग होता है। ये टेंडर होता है, टेंडर उसके नाम से होता है जो सबसे, हाँ, तो जितने लोग ये टेंडर बढ़ते हैं वो बड़े मजबूत लोग होते हैं, पैसे रुपए धन बल सबसे, तो वो लोग सेटिंग किए रहते हैं कि कोई फॉर्म फिल नहीं करेगा हमारे अलावा, या 2 लोग करेंगे भी तो तुमको ये रेट डालना है, हम ये डालेंगे, तो पहले ही से तय रहता है कि ये ठेका किसको जाएगा। और अगर उसमें किसी ने कहा कि नहीं हम तुमसे कम में बना देंगे और उसके अगेंस्ट चला गया, तो आपस में विवाद होता है, ठेकेदारों में लड़ाई झगड़ा होता है, सुना ही होगा आपने, तो सब तय होता है। तो खैर, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला काम, एक दुकानदार कुछ खरीदना चाहता है तो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी 2 ही तरीके से हो सकता है, तो फिजिकल में हमें दुकानदार खुद दुकान पर खुद जाना पड़ता है, तो दुकानदार लोग जो है हमको कोटेशन देते हैं, और हमें जिसका कोटेशन उसको हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। और ऑनलाइन के केस में क्या होता है, टेंडर फिल करते हैं लोग, और जिसका टेंडर लोएस्ट होता है उसी को परचेज ऑर्डर चला जाता है। सर इधर से मिटाया कीजिए, उधर इधर से लिखते हैं, उधर का पहले मिटा देते हैं। तो सबसे पहली चीज थी इंक्वायरी, ये समझ लिया हम लोगों ने। दूसरी चीज थी कोटेशन, तीसरी चीज थी परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर इंक्वायरी कौन करता है, बायर जो खरीदने वाला है। कोटेशन कौन देता है, सेलर या वेंडर। और परचेज ऑर्डर बायर। ठीक है विजय, परचेज ऑर्डर कौन देता है? बेटा नींद आती रहती है, थक जाते हैं, काम भी रहता है। हिंट दे दिया अनुराग, हिंट दे दो सर को। तो परचेज ऑर्डर हो गया। परचेज ऑर्डर के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें चालान, यानी जो अगला काम होता है परचेज ऑर्डर के बाद, चालान। चालान होता क्या है, चालान से मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स या पेमेंट्स। एक जगह से दूसरे जगह जब सामान जाता है तो चालान से जाता है। चालान क्या है, पेपर है। जब सेलर सामान बेचेगा तो सामान भी जाएगा और साथ में एक पेपर जाएगा जिसका नाम रहेगा चालान। बिना चालान के सामान नहीं जाता, दुकानदार चालान बनाता है। जो चालान संपत्ति रहता है उससे वो भी पैसा है, एक जगह से दूसरी जगह
अब जैसे आपने कोई रूल वायलेट किया, रूल तोड़ा, तो 500 रुपया, हेलमेट नहीं लगाए, 500 रुपया चालान काट दिया, तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो आपके नाम से चालान कटता, फिर गवर्नमेंट के खाते में वो पैसा चला जाता, मूवमेंट होता है पैसा एक जगह से। टैक्स वगैरह का पेमेंट जो भी होता है, जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो चालान के जरिए होता है। इवन जो स्कूल्स का या एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल होता है, वो भी बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं, चालान के जरिए फिल होता है। मतलब जो पेमेंट वाला प्रोसेस है, हम भले ही चालान ना बोले, लेकिन वो एक चालान की प्रक्रिया को फॉलो करके ही होता है। तो चालान कौन बनाएगा? जो सामान बेचेगा, सेलर, है ना। सेलर ही तो सामान भेज रहा है ना, तो सामान देगा और साथ में और क्या देगा? तो ये जब सामान उसके पास आएगा, बायर के पास, तो वो क्या करेगा? सामान देखेगा और उसमें लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया या कहाँ पे। दूसरा इसमें लिखा रहेगा उसकी क्वांटिटी क्या है और उसका रेट क्या है, या आइटम का नाम। इसमें प्राइस वगैरह नहीं लिखा रहता, कितना पीस आया और वो क्या है। जैसे कीबोर्ड आया तो 100 पीस कीबोर्ड, और यहाँ आइटम का नाम कीबोर्ड, तो यहाँ 100, यहाँ कीबोर्ड। बस इतना ही चालान में होता है। चालान में अमाउंट, रेट, टैक्स, ये सब नहीं होता। फिर चालान के बाद नेक्स्ट क्या बनेगा? कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट को आज के टाइम में ई वे बिल बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल बोला जाता है। कंसाइनमेंट नोट्स में जैसे ट्रांसपोर्टर जो है ना, सामान लेके जाता है, तो ट्रांसपोर्टर ये बिल बनाता है। बिना कंसाइनमेंट नोट या ई वे बिल के रोड पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। सेलर भी बनाता है, लेकिन ये बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का नहीं है, ट्रांसपोर्टर का। जैसे ना ABC, हाँ ये ना वो है सेलर, ABC सेलर है। हाँ, जो गाड़ी से लेके जाते आते हैं, जो गाड़ियों के मालिक होते हैं, ट्रांसपोर्टर। PQR लिमिटेड, ये बायर है, ये खरीदने वाला है। और यहाँ पर राजीव रोडवेज, ये एक ट्रांसपोर्टर है। तो ये करेगा क्या? यहाँ से सामान लेगा और यहाँ पर, तो उसके हिसाब से ये कौन है? भेजने वाला। ये कौन है? ABC, भेजने वाला। तो इसको बोलते हैं कंसाइनर। और ये कौन है? सामान इसके हिसाब से रिसीव करने वाला, इसका नाम है कंसाइनी। और ये जो सामान लेके जा रहा है वो क्या है? ट्रांसपोर्टर। राजीव रोडवेज के हिसाब से ये बेचने वाला नहीं है। उससे क्या मतलब, कौन बेच रहा है कौन खरीद, उससे मतलब है कहाँ से हम सामान ले रहे हैं और कहाँ हमें, उससे बस इतना ही मतलब है। हमें मतलब हो सकता है, अगर हम सेलर है तो अलग चीज़ है, बायर है तो अलग चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टर बनाता है क्या? कंसाइनमेंट नोट। और इसकी 5 कॉपियां बनती हैं, 5 कॉपीज। एक कॉपी किसके पास रहेगी? सेलर के पास, एक बायर के पास, एक खुद के पास मतलब ट्रांसपोर्टर के पास,
एक कॉपी और रहेगी चौथी ड्राइवर के पास, वही सामान लेके जा रहा है। नहीं, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर तो अलग है, ऑफिस है उसका। और एक कॉपी और रहती है जिसका नाम है चेक पोस्ट। जैसे एक जिले से दूसरे जिले में लेके जा रहे हैं, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, क्या है भाई इसमें, तो आप दिखा देंगे, ये देखिए उसमें लिखा रहता है हम कहाँ से सामान लेके कहाँ लेके जा रहे हैं, कितना क्वांटिटी है, क्या है इसके अंदर, क्या उसकी वैल्यू है, प्राइस वगैरह सब, गाड़ी का नंबर, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, ड्राइवर का भी जिक्र होता है, ड्राइवर कौन है इसमें। तो ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, चाहे वो बस से जाए, ट्रक से जाए, रेलवे से जाए, किसी भी चीज़ से जाए। अब ये नहीं कि आप उससे लेके जा रहे हैं, ई रिक्शा से ले जा रहे हैं, नहीं पास में। सर इसका मेंटेनेंस कौन देखता होगा ट्रांसपोर्टर का? ट्रांसपोर्टर खुद ही एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है ना। सर अगर देखा जाए मान लीजिए जो सेलर है बायर उसको तो दोनों पेमेंट करे। दोनों नहीं, वो जो तय हुआ हो, सेलर ने तय किया होगा तो सेलर देगा, और सेलर ने कह दिया भाई हम भाड़े की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अब आप समझिए, तो वो बायर पे करे, कोई एक तो पे करे, बायर ही करे। जैसे डिलीवरी चार्ज हम ही लोगों को देना होता है। चेक पोस्ट वो एक जिले से दूसरे जिले में जाता है। जैसे आप इक्का गाड़ी से ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी से माल ले जा रहे हैं, ठेला से ले जा रहे हैं, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ट्रांसपोर्टर कंपनी कॉल होती तभी। हाँ, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। उसके लिए और भी बहुत से रूल हैं कि 50,000 रुपए से ऊपर का माल जाएगा तभी ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा बहुत सारे सामान हैं, जैसे सब्जियां, बच्चों की स्टेशनरी, कुछ दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो आता है इसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ, बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ सलमान ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक वहाँ पे लगते हुए। हाँ, मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, इससे बहुत ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि ऑलरेडी महंगी होती हैं, तो उस पर और भी सब फॉर्मेलिटीज़ करेंगे तो और महंगी, तो उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि आप ऐसे ही लेके जाइए, जल्दी पहुंचना भी है उसको। यानी जैसे कुछ दवाइयों पे भी होते हैं ना। हाँ हाँ, सब पे नहीं, सब पे नहीं। अब जैसे दही है, टमाटर है, अब इसको 5 दिन रोक लेंगे तो आइटम ही खराब हो जाएगा, ई वे बिल बनाने के चक्कर में। बनारस से माल आना है इलाहाबाद मंडी में, 3 दिन से ई वे बिल के चक्कर में उधर ही रुका है भदोही में, तो टमाटर का चटनी तो रास्ते ही में बन जाएगा। तो डीसी का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ों के लिए है भाई कि नहीं ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5 कापियाँ हो गई जो ट्रांसपोर्टर बनाता है, उसका नाम क्या है, कंसाइनमेंट नोट। फिर नेक्स्ट है आपका उसके बाद है आपका गुड्स रिसीव्ड नोट्स। GRN बोलते हैं ना इसको, GRN। ये कौन बनाएगा, जो सामान रिसीव करेगा तो बायर बनाएगा। ये क्या करता है, अपने यहाँ एक स्टॉक लेजर बनाता है बायर, और उस स्टॉक लेजर में दिखाता है कि हमने कितना पीस खरीदा। गुड्स रिसीव, मान लो 100 पीस मंगाया और 2 पीस उसमें डैमेज था, तो तुम GRN में लिखोगे कि 90 पीस ओके और 2 पीस डैमेज,
तभी तो रिटर्न होगा। अगर ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं लिखेंगे उस समय तो थोड़ी ना वो ट्रस्ट करेगा, वो सोचेगा महीने दिन बाद खराब करके आप भेज रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की कि जो उसने ऑर्डर किया माल कि हमें ये चाहिए, वो सामान जब आए तो परचेज ऑर्डर से मिला के और स्टॉक लेजर में उसे रिकॉर्ड कर ले। तो ये बायर बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर होता है वो बिल होता है, या इसी को इनवॉइस कहते हैं। ये बनाया जाता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है। इसकी 3 कॉपीज होती हैं, 3 बनाया जाता है। एक सेलर रखता है, एक बायर और एक ट्रांसपोर्टर। और अगर ट्रांसपोर्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो 2 ही बनेंगे, बिल की 2 ही कॉपी बनेगी। इसमें सारी डिटेल होती हैं, सेलर्स का जीएसटी नंबर, एड्रेस, दुकान का नाम, सेम बायर का भी, फिर गुड्स का भी, फिर टैक्स का भी, फिर उसमें रेट, अमाउंट सब रहेगा। इसमें इवन ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर का भी। यानी एक बिल से अगर सारी इंफॉर्मेशन लेना हो तो वो है बिल या इनवॉइस। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कौन बनाता है? सेलरी बनाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट यूज किया जाता है जब परचेज रिटर्न होता है। जैसे आपने खरीदा, कुछ समझ में नहीं आया, डैमेज था, तो आपने वापस कर दिया। तो सिर्फ सामान वापस करने से वापस नहीं होता, बल्कि साथ में आपको एक डेबिट नोट बना के भेजना पड़ेगा। एक बिल जाएगा, सामान के साथ एक बिल जाएगा। कितना टाइम है? हाँ, कौन वापस कर रहा है, कितना कर रहा है, किसको कर रहा है, क्या वैल्यू है, टैक्स की डिटेल, वो सब इसमें फिल करेगा। सामान भी आएगा आपके पास वापस और ये बिल भी आएगा। तो डेबिट नोट किस लिए यूज किया जाता है? परचेज। और एक क्रेडिट नोट होता है, वो सेल्स रिटर्न के केस में होता है। जैसे कस्टमर लोग सामान वापस कर देते हैं, आपने सामान बेचा, कस्टमर ने वापस कर दिया, तो वो बिल देगा आपको? नहीं देगा। वो दुकानदार थोड़ी है, नहीं देगा। कपड़ा ले आकर रख देगा, हमको ये वाला नहीं चाहिए, बदलना है। तो आप क्या करेंगे? खुद ही क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो उसके खाते में जितने का सामान है उतना पैसा अकाउंट में नहीं, उसके वॉलेट में चला जाएगा। कई बार सब ये होता है कि हमको एक्सचेंज करना होता है। मान लीजिए कपड़ा खरीद लिए, फिर नहीं पसंद आ गया है तो वापस कर दिए, उसके जगह पर दूसरा ले। हाँ, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, तो क्रेडिट नोट पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रहा है ना। एक सामान का हिसाब एडजस्ट करना पड़ेगा कि पहले जो सामान गया था क्वांटिटी कम हुई थी, तो क्रेडिट नोट वापस करके क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, चाहे एक्सचेंज हो चाहे रिटर्न हो। आपने नोटिस किया होगा, कभी आप किसी मॉल में जाएंगे तो वापस सामान करेंगे तो वो आपका बिल देखेंगे और एक मैसेज, एक बिल बनाएंगे और एक मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा कि इतना पैसा आपके अकाउंट में, मतलब वॉलेट अकाउंट, बैंक अकाउंट में नहीं किया आपका, वापस आ गया। उस पैसे को आप खाली खरीदने में यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसी जगह, विड्रॉ भी नहीं हो सकता, उसी जगह पे यूज़ करना होगा। तो क्रेडिट नोट बना देते हैं। अब आपके पास फिर 500 आ गया, अब जाइए कोई दूसरा सामान खरीदिए, 600 का पसंद आ गया आपको, तो 500 इससे आप 100 और देना पड़े। ऐसे होता है हर सामान में। ये जितना रिटर्न हो रहा है कहीं भी, तो सप्लायर ये दोनों बनाता ही बनाता, नहीं बनाएगा तो उसका स्टॉक मैच
नहीं करेगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट बहुत ज़रूरी है। कितना सामान वापस हो जाता है, स्टॉक ही नहीं मेंटेन हो पाएगा, मैच ही नहीं होगा। फिर अगला क्या है, जब आप सब कुछ हो जाएगा तो एक टाइम के बाद जिसको आपने बेचा उससे पैसा आपको मिलेगा। तो कैश में मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा या चेक से मिलेगा, तो कुछ प्रूफ तो देंगे ना आप उसको। जैसे आप लोग यहाँ फीस जमा करते हैं तो आपको रसीद मिलती है ना, वो प्रूफ ही तो है कि हमने आपसे पेमेंट लिया, रिकॉर्ड है आपके पास। तो अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो बाद में वो हमें पैसा, तो हमको तो कुछ देना होगा। तो ये अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये ऐसे पेपर हैं जो बिजनेस में यूज कौन बनाएगा, मनी रिसिप्ट, सैलरी बनाएगा। इसके बाद अब आपको पता है या तो पेमेंट कैश में होगा या चेक से हो जाएगा। चेक से करेंगे तो मनी रिसिप्ट में दिखा देंगे कि ये चेक मिला हमें। सर मान लीजिए दो चीज पर है, चेक और कैश, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँ किसमें आता है? वो एनईएफटी आरटीजीएस में आता है। चेक तो अलग है, चेक में तो हमें बैंकिंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। चेक को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करो, फिर चेक क्लियर करता है। और ऑनलाइन में क्या है, पेमेंट किया आपने तो दो तरीका होता है, या तो एनईएफटी के ज़रिए पेमेंट होता है, तो जो ज़्यादातर हम लोग पेमेंट करते हैं छोटे छोटे पेमेंट, वो नेफ्ट होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसमें मिनिमम 1 रुपया हो जाएगा और मैक्सिमम 1 लाख, लेकिन एक बार में 1 लाख ना होके 50 एक बार होगा, 50 एक बार होगा। 1 लाख हो जाता है। अलग अलग बैंक में हो जाता है। वैसे तो एनईएफटी में कहीं कहीं लिमिट 2 लाख की है, और कुछ बैंकों में आपका जिससे ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हैं, तो नेफ्ट 5 लाख तक कर सकते हैं किसी बैंक में। जैसे नहीं होता, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बोला जाए कि नेफ्ट में मिनिमम कितना ट्रांजैक्शन होगा तो 1 रुपये। आप किसी को 50 पैसे ट्रांसफ़र करके देखो, नहीं होगा। और मैक्सिमम 2 लाख नेफ्ट में मैक्सिमम। हाँ, वो 2 लाख एक बार में हो सकता ना हो, एक बार 50 करना पड़े, फिर एक बार 50। किसी के बैंक में होगा कि शायद 1 लाख चला जाता होगा एक बार। लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर पेमेंट करना है एक बार में, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़ 10 करोड़ जाए जितना ट्रांसफ़र करिए, तो नेफ्ट से नहीं होगा, आरटीजीएस करना पड़ेगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इधर बैंक में पैसा जमा किया, उधर उसके खाते में चला जाए। मतलब बैंक में जाना ही पड़ेगा। हाँ, या तो आपका करेंट अकाउंट है तो आप ऑनलाइन भी आरटीजीएस यूज़ करके कर सकते हैं। जिन लोगों को आईएफएससी कोड मिल जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का होता है, वो लोग एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। और जितने भी आजकल बैंक हैं सब सीबीएस हैं, कोर बैंकिंग, मतलब सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो कोई ऐसा बैंक शायद ही हो जिसका आईएफएससी कोड ना हो। तो आपका कहीं भी खाता होगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट कितने तरीके से होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और एक यूपीआई से पेमेंट। वो तुरंत 5,000 10,000 लिमिट होती है, इमीडिएट, बिना उसका नंबर ऐड किए हुए। जैसे नेफ्ट आरटीजीएस में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम पहले आपकी अकाउंट डिटेल्स को अपने बैंक में ऐड करेंगे, फिर हम ट्रांसफर। क्यूआर कोड सर किसमें आता है? इसमें बस डिटेल डाला और ट्रांसफ़र किया, बिना ऐड किए हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम नाम होता है। सर ये क्यूआर कोड किसमें आता है?
QR बस एक कोडिंग है, वो आपका जो UPI है उसका, और आपका जो नंबर है जो जिससे ट्रांजैक्शन आप करते हैं, तो आपके UPI ID को कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कोड किसी भी चीज़ का क्रिएट हो सकता है, कोई वेबसाइट बनाए हैं या कुछ भी, तो उसका QR कोड कर देंगे, क्लिक करेंगे तो उसका वेबसाइट खुल जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का QR कोड बना दिए, क्लिक करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। तो किसी भी चीज़ का कोड क्रिएट किया जा सकता है। N फॉर नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और F फॉर फंड, और T फॉर ट्रांसफ़र, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 2 लाख, और RTGS में मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो नेफ्ट यूज करते हैं या RTGS? RTGS। RTGS में पेमेंट तुरंत होता है, नेफ्ट में टाइम लगता है, 5, 10, आधा घंटा लग सकता है। नेफ्ट में क्या होता है, बैचेज में ट्रांसफर होते हैं। जैसे 10 नेफ्ट हो गया तब वो उसका सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैसा सेटल करेगा। मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख, और एक बार में 50,000, तो 2 लाख करना होगा तो 4 बार करना पड़ेगा। RTGS मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट। ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस मतलब बड़ा से बड़ा फंड ट्रांसफर। रियल टाइम का मतलब तुरंत, अभी पैसा भेजा, एंटर किया, इधर उधर उसके अकाउंट में क्रेडिट। तो बड़ा अमाउंट होता है तो तुरंत इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। कैश मेमो वही है, इनवाइस, बिल इनवाइस। अगर लेन देन छोटा हो 100, 200, 500 का, और उसको GST नंबर, GST बिल वगैरह नहीं चाहिए, तो आप उसको बिल और इनवाइस की जगह क्या दे सकते हो, कैश मेमो। मतलब जनरली जो दुकानदार बना के हैंड रिटन, हाथ से बना के बिल देते हैं, वो कैश मेमो ही होता है। छोटा मोटा दुकान है वो GST नंबर नहीं लिया और वो कैश मेमो देते हैं और कर सकते हैं। मतलब किसी का टर्नओवर साल भर में 40 लाख से कम है तो बिना GST के भी काम कर सकता है, 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होती है तो वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नोट के लिए।